Yes, students, today I will revise Russian Revolution. Yes, time period of Russian Revolution is 1905 to 1970. It means first revolution occurred in 1905 and second revolution in 1917. And in 1917, revolution occurred in two phases. First phase, February Revolution, and second phase, October Revolution. It means we will study in this chapter about the revolution of 1905 and February Revolution, and next is October Revolution. But before starting any revolution, first of all, we should know which were the causes of revolution. So, in Russia, there were many causes of revolution, and you should also know about some characters of this chapter. The whole story revolves around these characters. First of all, Tsar Nicholas II. Here, the meaning of Tsar means king. It means Russia. In Russia, during 1894, the king of Russia was Tsar Nicholas II. Tsar here the meaning of Tsar is king. Clear? And Tsar Nicholas II, he was autocratic ruler. Autocratic ruler means when powers are in single hand. जब पार्लियामेंट नहीं होती किसी भी कंट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, पावर्स को डिवाइड नहीं किया जाता, एंड इन दैट कंडीशन whole of the powers are concentrated in single hand. No doubt monarchy system was there, and the family of Tsar Nicholas II was ruling in Russia for the last 300 years. रोमनोव डायनेस्टी, यानी कि जार निकोलस सेकंड की जो डायनेस्टी का नेम था वो क्या था? रोमनोव डायनेस्टी. ठीक है. एंड जार निकोलस सेकंड 1917, यानी कि एंड जो है वो जार निकोलस सेकंड का जो एंड ईयर था वो था 1917. इट मींस 1917 के बाद रशिया में ऑटोक्रेटिक और मोनार्की जो रूल था उसका एंड. ठीक है. तो कहीं ना कहीं जार निकोलस सेकंड की जो वीकनेस है, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसके एम्पायर में, वो एक मेन कॉज था रशिया में रेवोल्यूशन प्लान करने का. एंड ये जो रेवोल्यूशन प्लान किया था, दिस रेवोल्यूशन वाज बेसिकली प्लान्ड बाय वर्कर्स, सोल्जर्स, कॉमन पीपल. ऐसी कंट्री जिस कंट्री में कॉमन पीपल रूलिंग अथॉरिटी से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो उस कंट्री में कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशन है वो लाया जाता है, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में किया. ठीक है. सेकेंड, जारीना. Here the meaning of Zarina is queen, queen of Tsar Nicholas II. Tsar Nicholas II की जो क्वीन थी का नाम क्या था? जारीना एलेक्जेंड्रा. ठीक है. अब जारीना एलेक्जेंड्रा, उसकी क्या वीकनेस? ठीक है. अब जो क्वीन थी जारीना एलेक्जेंड्रा, वो एक जर्मन मॉन्क, उनका नेम क्या था? रासपुटिन. उनको फॉलो करते. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक एंटी पार्टी था बेटा, और इसीलिए रशिया के लोग क्वीन से इसलिए हेट करते थे क्योंकि वो एक जर्मन मॉन्क रासपुटिन को फॉलो करती थी, उनसे एडवाइस लेती थी पॉलिटिकल मैटर्स के ऊपर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेनिन एंड स्टालिन. यानी कि जार निकोलस सेकंड. ठीक है. इसके बाद मेन वैसे तो करेंस्की का जो रूल है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जब आया था उसमें करेंस्की का भी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड बेसिकली हम देखेंगे कि डेवलपमेंट जो मेन रशिया में हुई है दैट वाज ब्रॉट बाय लेनिन, एंड लेनिन के बाद स्टालिन. ठीक है. वन मोर कैरेक्टर हियर इज करेंस्की. ठीक है. तो बेसिकली हमने इस जो रशियन रेवोल्यूशन की स्टोरी है, हमने इन
मेन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है कि जार निकोलस सेकंड की कौन कौन सी वीकनेसेस या कौन सी प्रॉब्लम्स के कारण कंट्री में रेवोल्यूशन आया। उसके बाद जार निकोलस सेकंड के बाद करेंस्की का रूल, यानी कि उसकी पार्टी किस तरह से रेवोल्यूशन लेकर आई फरवरी में, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लेनिन का जो रोल है अक्टूबर रेवोल्यूशन, और लेनिन के बाद, लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो ये स्टोरी है ये इन करेक्टर्स के आसपास रिवॉल्व करती है, ठीक है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉजेस। कॉजेस या कंडीशन या सर्कमस्टांसेस, ठीक है। किसी भी तरह से हम कोई भी अगर क्वेश्चन हम करते हैं, विच वर द कॉजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, विच वर द कंडीशंस लीडिंग टू रशियन रेवोल्यूशन, और विच वर द सर्कमस्टांसेस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन रेवोल्यूशन, वन एंड द सेम। In political causes or political condition, you will explain the condition of Russia before 1905, ठीक है। आपने 1905 से पहले की कंडीशन बतानी है, पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप बताओगे। जार निकोलस सेकंड वाज द रूलर ऑफ रशिया, ही वाज ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मैंने अभी बताया आपको, व्हेन पावर्स आर इन द सिंगल हैंड एडमिनिस्ट्रेशन, and he was not subject to parliament, he was not under the parliament because parliament was not there, constitution was not there, like in our country president, आपको मैंने बताया कि प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं, प्रेसिडेंट कैन यूज हिज पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इन आवर कंट्री लोकसभा एंड राज्यसभा आर देयर फॉर लेजिस्लेशन, बट इन रशिया the making of power, the power of you can say making laws were lies in the hands of Tsar Nicholas II, and he used his unlimited powers, उसने अपनी powers को unlimited use किया, and in the country people were not satisfied with his rule, so कहीं ना कहीं वो Tsar Nicholas II के रूल से satisfied नहीं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो रिलीजन के बारे में आपने इसमें बताना है कि किंग का रिलीजन क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, देन पॉलिटिकल राइट्स वर नॉट गिवन। अब पॉलिटिक्स है तो आप ये बताओगे कि पॉलिटिकल राइट्स वर नॉट गिवन, वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन टू पीपल, एंड इवन पीपल वर नॉट फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टीज वर देयर इन रशिया, पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट the people they were not given any right to contest elections, they were not too free to elect their representatives, ठीक है। तो ये आपने पॉलिटिकल कंडीशन का बताना है। आप अपनी कंट्री से कंपेयर करो कि हमारी कंट्री में क्या पॉलिटिकल जो हमें राइट्स हैं, तो उस टाइम पर हमें ये पॉलिटिकल राइट्स रशिया में नहीं। इसके बाद सेकेंड आप बताओगे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कॉजेज या इकोनॉमिक कंडीशन। कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी बेटा, तो इकोनॉमिक कंडीशन में मेन बेसिकली आपने लोगों के प्रोफेशन के बारे में बताना है। या तो कंट्री जो थी फार्मर्स मेनली ज्यादा थे, 85% पीपल दे वर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, एग्रीकल्चरिस्ट, रशिया एक बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री थी, ठीक है। देन 15% इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वर वेरी फ्यू, और बेसिकली इंडस्ट्रीज जो थी वो कहाँ पे थी, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, यहाँ पे इन सिटीज में मेन इंडस्ट्रीज ज्यादा थी। अब इंडस्ट्रीज थी बट बेसिकली इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल, यानी कि जो प्राइवेट पीपल थे, प्राइवेट ऑनर्स थे, उनका होल्ड था इन इंडस्ट्रीज के ऊपर। गवर्नमेंट वाज देयर टू सुपरवाइज ओनली, बट बेसिकली कंडीशन ऑफ वर्कर्स, कंडीशन ऑफ लेबर्स वर नॉट एप्रोप्रिएट, दे वर नॉट गिवन एनी एक्स्ट्रा टाइम, उनके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा लॉन्ग थे, डेमोक्रेटिक आइडियाज कंट्री में नहीं थे, इसीलिए वर्कर्स को कभी भी निकाला जा सकता था, किसी तरह से नोटिस की प्रोविजन नहीं थी उनके लिए, कोई फैक्ट्री एक्ट या लेबर एक्ट नहीं थी, और वर्कर्स की डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जाता था क्योंकि उनके पास ट्रेड यूनियंस बनाने का राइट नहीं, नो राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियंस होंगी तो इन ट्रेड यूनियंस के लीडर्स अपने लोगों की डिमांड्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं,
लेकिन रशिया में उस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि ऑल द इंडस्ट्रीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल. The condition of laborers, condition of workers were not appropriate. Unhygienic conditions were there. Their wages were very less as compared to their work. ठीक है. And उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो प्रॉपर नहीं थे, और एक्स्ट्रा टाइम अगर ओवर टाइम होता था तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलती. तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंडीशन जो थी इंडस्ट्रीज में, वर्कर्स की कंडीशन जो थी वो जिसे हम कहते हैं कि डिटीरियोरेटिंग होती. दैट वाज वेरी बैड. ठीक है. देन थर्ड, सोशल कॉजेज या सोशल सर्कमस्टांसेस या सोशल फैक्टर्स. सोशल फैक्टर्स में हम सोसाइटी का बताते हैं. सोसाइटी में मेन बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन. इन रशिया मैन वर पेड मोर एज कंपेयर टू वुमेन. यानी कि जो मैन थे, चाहे वो लेबर्स थे या वर्कर्स थे, उनकी सैलरी ज्यादा थी एज कंपेयर टू वुमेन. नो डाउट वुमेन वर वर्किंग, दे वर वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, सेम टाइम सेम काम, लेकिन उसके लिए जो वुमेन थी उनकी सैलरीज जो थी वो कम थी एज कंपेयर टू मैन. इवन इन फैक्ट्रीज में भी देखा जाए तो वर्कर्स के बीच में भी रैंक का काफी डिफरेंस है. टेक्निकल स्किल या जिनको टेक्निकल नॉलेज थी उनको सैलरीज जो थी वो ज्यादा दी जाती थी एज कंपेयर टू लेबर्स. लेबर्स के बीच में भी रैंक था, उनकी सैलरीज के बीच में काफी डिफरेंस था. उनकी यूनिफॉर्म थे, उनके रैंक का पता लगता था. ठीक है. सोसाइटी में इस तरह से काम को लेकर भी बहुत डिवीजन. और सोसाइटी जो थी उस टाइम पीरियड में, रशिया की जो सोसाइटी थी वो अपने जार यानी कि जार निकोलस या नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे. ठीक है. क्योंकि उनके लिए उनकी कंट्री में उनकी कंडीशंस या जो भी उनके लिए फैसिलिटीज जो थी वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही. तो ये मेन बेसिकली रीजन था कि 1905 से पहले द पीपल ऑफ रशिया दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ जार निकोलस सेकेंड. ठीक है. देन फिर आप फोर्थ इसमें बता सकते हो डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी. अब डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से बेटा? 1905 से पहले सिर्फ रशिया में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लेकर अलग अलग तरह के ग्रुप्स या अलग अलग तरह के व्यूज जो थे वो बनना शुरू हो गए. इनमें से कुछ कॉमन जो ग्रुप थे उनमें से नंबर 1 लिबरल्स. लिबरल्स एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी थिंकिंग, एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें लोग वो चाहते थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है, ठीक है, यानी कि दे फेवर्ड वोटिंग राइट शुड बी गिवन टू मैन. ठीक है. इट मींस लिबरल्स वर दोज पीपल हु फेवर्ड वोटिंग राइट शुड बी गिवन टू मैन एंड दे अपोज्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी. Means liberals in the society they oppose private property and they favored voting right should be given to men, सिर्फ men. यानी कि liberals का ये मानना था कि they oppose monarchy system, they oppose the system of you can say divine theory. They favored voting right should be given to men only. ठीक है. उनका ये मानना था कि voting right सिर्फ जो है वो men जो है वो उनको मिलनी चाहिए. देन इसके अलावा उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी है, उसको अपोज की. तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी में लिबरल थिंकिंग के द्वारा चेंजेस लाना चाहते हैं. इसके अलावा एक और ग्रुप था रेडिकल्स. रेडिकल्स एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी थिंकिंग थी जिसमें दे फेवर दीज पीपल दे फेवर्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वो वुमेन को भी वोटिंग राइट्स देना चाहते थे. बाकी सारे व्यूज में वो लिबरल्स को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के क्वेश्चन पे उनके बीच में डिफरेंसेस थे. इट मींस रेडिकल्स दे सपोर्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इसके अलावा एक और ग्रुप था कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव वर द ग्रुप इन द सोसाइटी दोज हु फेवर्ड मोनार्की रूल, यानी कि जो मोनार्की सिस्टम लाना चाहते थे या चेंजेस चाहते थे बट स्लोली एंड ग्रेजुअली. वो इमीडिएटली मोनार्की सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं लाना चाहते थे. ठीक है. वो कंजर्वेटिव आइडियाज यानी कि ट्रेडिशनल आइडियाज या ओल्ड सिस्टम जो ओल्ड ट्रेडिशंस थे उनको ही आगे कैरी करना चाहते थे बट विद द स्लो चेंजेस. इनका मानना था कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए लेकिन इमीडिएटली चेंज ना हो, स्लो चेंजेस होने चाहिए. लिबरल्स वर देयर, कंजर्वेटिव्स वर देयर, रेडिकल्स वर देयर.
देन सोशलिस्ट, कुछ ऐसे ग्रुप थे जो सोशलिज्म लाना चाहते थे। सोशलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट कंट्रोल में नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंट्रोल में होते हैं, और जो लोग इस थ्योरी को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल हु फेवर्ड दैट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या बेसिकली जो गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज होते हैं दैट शुड बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल। यानी कि इसमें क्या होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और जो भी प्रॉफिट हो गवर्नमेंट उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग ऑल। तो ऐसी थ्योरी और ऐसे ग्रुप जो हैं वो बने सोशलिस्ट। इसलिए रशिया में सबसे पहले बेटा सोशलिज्म आया, और इसीलिए कहा जाता है कि रशिया सबसे पहले सोशलिस्ट कंट्री बनी। लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं 1905 से पहले, जिस टाइम पर में रशिया में सोशलिज्म नहीं था। ऑल द मीन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट पीपल। ठीक है। अदर देन दैट अब और भी ग्रुप्स थे, रेवोल्यूशनरीज। कुछ ऐसे लोग थे जो कंट्री में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। वो रेवोल्यूशन लाकर कंट्री में मोनार्की सिस्टम को चेंज करके एक नया डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक नया जो है वो गवर्नमेंट का सेटअप जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो ये उस टाइम पीरियड में कुछ ग्रुप्स थे जिनके कारण, कंट्रीब्यूशन के कारण कहीं ना कहीं कंट्री में चेंजेस आए। ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन इसमें आप ये लिखोगे इलीगल पॉलिटिकल पार्टीज है। Otherwise, in Russia, political parties were not legal. Okay? But many people, they formed their illegal political parties, like Socialist Revolutionary Party was formed. Okay? Democratic Worker Party was formed. And further, this Social Revolutionary Party got divided into two parts, Menshevik and Bolshevik. The leader of Menshevik was Kerensky, and the leader of Bolshevik party was Vladimir Lenin. और इन्हीं दोनों पार्टीज के लीडर्स ने आगे रेवोल्यूशन जो है वो प्लान की। ठीक है। करेंस्की की गवर्नमेंट यानी कि करेंस्की की पार्टी ने रेवोल्यूशन प्लान किया फरवरी में, लेनिन की पार्टी ने यानी कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन कब आया? अक्टूबर। ठीक है। तो 1917 के रेवोल्यूशन को हमने दो फेज में स्टडी करना है। फर्स्ट फेज, फर्स्ट रेवोल्यूशन, फरवरी रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय मेंशेविक अंडर द लीडरशिप ऑफ करेंस्की। देन सेकंड फेज, अक्टूबर रेवोल्यूशन ब्रॉट बाय बोल्शेविक पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन। ठीक है, क्लियर? तो 1917 का जो रेवोल्यूशन है उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट जो हमारा पार्ट था दैट वाज व्हिच वर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द रशियन रेवोल्यूशन, चाहे वो 1905 है या 1917 है। ये बेसिकली मेन कॉजेज आपको पता होने चाहिए कि सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, ग्रुप्स क्या थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इवेंट है दैट इज 1905। हाँ जी बेटा, रशियन रेवोल्यूशन 1905 एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे इंसिडेंट। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि संडे को हुआ था 1905 एंड इसमें इसके बेसिकली इसकी कंडीशंस क्या थी? तो देखा जाए 1905 से पहले का ईयर यानी कि प्रीवियस 1904, द ईयर ऑफ 1904 वाज वेरी बैड फॉर फार्मर्स। रीजन क्या था? क्लाइमेट वाज नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप्स। और जब कंट्री में शॉर्टेज हुई तो शॉर्टेज अब जिस कंट्री में होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस जो हैं, फूड क्रॉप्स के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कंट्री में फूड क्रॉप्स के जो प्राइजेस थे वो इंक्रीज हुए, शॉर्टेज थी ऑलरेडी, एंड द पीपल इन रशिया दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड आइटम्स, एसेंशियल आइटम्स, एंड फॉर पुअर पीपल इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ठीक है। अब जब लाइवलीहुड का क्वेश्चन बन जाता है, सब्सिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाता है,
तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल हैं वो अपनी आवाज उठाते हैं, दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो 1904 से ही इसका बैकग्राउंड स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर जो था दैट ईयर वाज नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, अब 1904 के बाद 1905 में एक्सट्रीम लोगों का जो एंगर है वो देखने को मिला। एंड सेकेंड थिंग क्या है कि गवर्नमेंट वाज नॉट प्लानिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल, फॉर गिविंग देम फैसिलिटीज। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे लीडर्स को लोग रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि इलेक्ट करके भेजते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर हमने लोगों को बेनिफिट नहीं दिया तो लोग हमें इलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट, मोनार्कल गवर्नमेंट हो या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जिसको पता है कि उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, तो वो आंसरेबल नहीं हुई। और यही एक रीजन था कि 1905 में उन्होंने किसी भी तरह से लोगों की बेसिक जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए कोई भी एफर्ट्स जो हैं वो शो नहीं की। दूसरी तरफ फैक्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं थी बल्कि प्राइवेट हैंड्स में थी, और जब कोई फैक्ट्री प्राइवेट हैंड्स में होती है तो वो अपना सेल्फिश मोटिव ज्यादा देखते हैं एज कंपेयर टू सोशल मोटिव। उनके लिए प्राइमरी मोटिव होता है सेल्फिश मोटिव, उनका अपना मोटिव, ना कि सोसाइटी का मोटिव। ठीक है, और 1905 में एक इवेंट ने इतना ज्यादा, एक जैसे हम कहते हैं एक इतनी बड़ी फॉर्म ले ली जो किसी ने कभी सोचा नहीं। और ये इवेंट क्या थी? एक फैक्ट्री थी, उसका नाम क्या था? प्यूटिलोव आयरन वर्क्स फैक्ट्री। ठीक है, आयरन वर्क्स फैक्ट्री थी, और इस फैक्ट्री में कुछ ऐसे वर्कर्स थे जो एक एसोसिएशन के मेंबर्स थे, यानी कि उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई हुई थी। उस एसोसिएशन में से 4 मेंबर्स जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको जॉब से निकाल दिया। दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम द प्यूटिलोव आयरन वर्क्स फैक्ट्री विदाउट एनी नोटिस, यानी कि जब 4 मेंबर्स को बिना किसी नोटिस के निकाल दी, ठीक है, तो नेक्स्ट डे उनको सपोर्ट करने के लिए उनकी फैक्ट्री और उसी पर्टिकुलर सिटी में, हम सेंट पीटर्सबर्ग की बात कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर सिटी में और भी बहुत से वर्कर्स थे, उन्होंने इनको ज्वाइन किया। ठीक है, उन्होंने अपनी डिमांड्स आगे जो है वो रखी, वो चाहते थे कि डिमांड्स जो हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब ये डिमांड्स क्या थी? बेसिकली बिना नोटिस के वर्कर्स को ना निकाला जाए। अब जब लोग जो है वो जुड़ते हैं तो लोगों की डिमांड्स भी जो है वो जुड़ना शुरू हो जाती हैं, फिर लोगों की डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, लोग और ज्यादा जो है वो डिमांड करते हैं कि अब वो अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी सारी की सारी डिमांड्स जो हैं वो जार निकोलस सेकंड के सामने रखी गई। ठीक है, और उन्होंने क्या डिमांड्स की? दैट वर्किंग आवर्स शुड बी रिड्यूस, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस किया जाए, ओवर अगर वर्क किया जाता है, अगर ओवर टाइम लिया जाता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट की जाए। हाइजीनिक कंडीशंस, दे डिमांडेड हाइजीनिक कंडीशंस फॉर देम एंड सिक्योरिटी फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी। ठीक है, सपोज अगर फैक्ट्रीज में काम करते हुए अगर कोई वर्कर है या लेबर है, किसी तरह से एक्सीडेंट हो जाता था तो उसके लिए कोई कंपनसेशन पे नहीं होता था, so they demanded these kind of compensation should be given to them, to their family members and some। अब इसमें कुछ और जो लोग हैं जुड़ गए, एजुकेशनिस्ट जो है, या जैसे हम कहते हैं वर्कर्स, लॉयर्स, या जो हम ये कह सकते हैं फिलोसफर्स, दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में होगा तो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो रिटर्न फॉर्म में होंगे, राइट्स दिए जाएं लोगों को, ताकि लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए, और किंग की पावर को लिमिट किया जाए, किंग की पावर को कंट्रोल किया जाए बाय मेकिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बनाई जाए। तो मैंने आपको यही जैसे बताया कि डिमांड्स जो है वो आगे जुड़ती गई 1905 में, यानी कि एक इवेंट ने इतना जो है वो बड़ा फॉर्म ले लिया कि लोगों की डिमांड्स बढ़ती गई। इन डिमांड्स में लोगों ने अपने राइट्स, अपनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, अपनी कंट्री के लिए पार्लियामेंट की डिमांड की, एक ऐसा आइडिया हो जिस क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ा था और वो चाहते थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ, फ्रांस में तब जाके चेंजेस हुए थे, और रशिया में अब तक मोनार्की सिस्टम कंटिन्यू। तो लोगों को फ्रांस के रेवोल्यूशन का आइडिया था, वो वैसे आइडियाज जो थे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, वो ऐसे आइडियाज रशिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे बाय मेकिंग पार्लियामेंट, बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री एंड बाय प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू द पीपल। ठीक है, लेकिन जब लोग विंटर पैलेस पहुंचे, विंटर पैलेस किंग का रेजिडेंस, ठीक है, जब वहां पे पहुंचे,
ठीक है, वहां पे पुलिस ने अटैक किया लोगों के ऊपर एंड मैनी पीपल वर इंजर्ड, गॉट इंजर्ड एंड मैनी वर किल्ड एंड दैट्स व्हाई दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे इंसिडेंट। कहीं ना कहीं ये जो एक रेवोल्यूशन जो था इसमें सक्सेस मिला भी और नहीं भी मिला। कैसे मिला? कैसे मिला? क्योंकि किंग ने पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दी। नहीं मिला क्योंकि अभी तक भी कंट्री में मोनार्की रूल कंटिन्यू था या ऑटोक्रेटिक रूल कंटिन्यू। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि 1789 की तरह वहां पे लुई 16 का रूल खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1905 के बाद जार निकोलस सेकंड का रूल एज सच कंटिन्यू रहा। हाँ, वो अलग बात है कि उसने पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दे दी और इस पार्लियामेंट को क्या नेम दिया गया? ड्यूमा। ड्यूमा was a parliament, ठीक है, that was formed in 1905। लेकिन इस पार्लियामेंट के बनाने के बाद जार निकोलस सेकंड वाज नॉट सेटिस्फाइड। सेम जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई 16 आफ्टर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ही वाज नॉट सेटिस्फाइड कि उसकी पावर्स को शेयर किया जाए। सेम जार निकोलस सेकंड ही वाज नॉट श्योर अबाउट द पार्लियामेंट, क्योंकि इस पार्लियामेंट, ये जो नई पार्लियामेंट बनी थी, एक कंसल्टेटिव असेंबली थी। ठीक है, और इसमें हर ग्रुप के लोग थे। कुछ लिबरल्स भी थे, कुछ रेडिकल्स भी थे, कुछ कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, कुछ सोशलिस्ट थे, जो अपनी एडवाइस यानी कि अपनी जो जिसे हम कहते हैं कि कंसल्टेशन किंग को देकर कंट्री में इंप्रूवमेंट लाना चाहते थे। लेकिन जार निकोलस सेकंड ही वांटेड टू चेंज दिस पार्लियामेंट, और उसने क्या किया? जो फर्स्ट ड्यूमा थी, ही चेंज फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, यानी कि फर्स्ट ड्यूमा को उसने चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब क्या है कि कुछ मेंबर्स को रीशफल कर दिया, मेंबर्स को चेंज कर दिया। ठीक है, और लेकिन स्टिल ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि उसको ड्यूमा में वो मेंबर्स चाहिए थे जो उसके सामने या उसकी जो भी वो कहता है उसके फेवर में जाएं, बल्कि उसको अपोज ना करें। ठीक है, और इसीलिए उसने क्या किया? 3 मंथ्स के बाद फिर से ड्यूमा को चेंज कर दिया। चेंज करने का मतलब क्या है कि उसने फिर से मेंबर्स को चेंज कर दिया ताकि ऐसे मेंबर्स हों जो किंग की हाँ में हाँ मिला। देन थर्ड ड्यूमा, बेसिकली उसने 1905 में थर्ड ड्यूमा को फिर से चेंज किया। थर्ड ड्यूमा अब क्या बनाई? थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स, बेसिकली वो चाहता था कि कंजर्वेटिव्स हो। कंजर्वेटिव्स ऑलरेडी किंग मोनार्की को सपोर्टर्स थे और वो स्लो चेंजेस चाहते थे, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्यूमा बनी एक काइंड ऑफ पपेट ड्यूमा थी, जो किंग जो कहता था, जार निकोलस सेकंड जो कहता था, उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। और 1905 के बाद कहीं ना कहीं पार्लियामेंट बनी, कुछ कंडीशंस जो है वो कंट्री में इंप्रूव भी हुई, और हम ये कह सकते हैं कि 1905 के बाद फिर रशिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी में, वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बेटा आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ईयर्स जो है वो याद होने चाहिए, 1914 टू 1918। अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इन बिटवीन यानी कि 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी वॉर बंद नहीं हुई थी। इसका मतलब कि रशिया में रेवोल्यूशन के आने के लिए वॉर भी रिस्पॉन्सिबल थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मेन रिस्पॉन्सिबल थी कि रशिया में 1917 में फिर से रेवोल्यूशन आया। 1900 में रेवोल्यूशन आया, लेकिन जार निकोलस सेकंड का रूल कंटिन्यू रहा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1914 टू 1918 है, लेकिन इन बिटवीन 1917 में रशिया में फिर से रेवोल्यूशन प्लान किया गया। 2 रेवोल्यूशन प्लान किए गए, एक प्लान किया गया फरवरी में और दूसरा प्लान किया अक्टूबर में। इट मीन्स कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक मेन रीजन था रेवोल्यूशन का। ठीक है, वही हमने पढ़ना है कि क्या ऐसा रीजन था, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा रशिया में कि लोगों ने फिर से रेवोल्यूशन प्लान किया। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो इसके लिए आप कैसे याद रख सकते हो? एक तरफ आप याद कीजिए, जस्ट शॉर्ट फॉर्म में याद करो BFR, और दूसरी तरफ याद करो GHAT। BFR मीन्स ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया,
ठीक है। एंड GHAT, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की। अब आप इसमें देख सकते हो कि रशिया और जर्मनी दोनों एंटी पार्टी का मतलब है रशिया एक तरफ और जो है वो जर्मनी एक तरफ। तो ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया थी अलाइज एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की थी सेंट्रल पावर्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको सेंट्रल पावर्स कहा गया, ठीक है, सेंट्रल पावर्स। अब बेसिकली रशिया में लोग जर्मन नेम से हेट करते थे। इसके लिए क्या किया गया, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, उसका नेम चेंज कर दिया और उसका नेम सेंट पीटर्सबर्ग के से क्या रख दिया, पेट्रोग्रेड, ठीक है। और इसी सिटी में रेवोल्यूशन जो है वो फिर से रेवोल्यूशन आया जिसको कहा जाता है पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, क्योंकि इस सिटी में मेन रेवोल्यूशन जो है वो प्लान किया। सेकंड, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट लोगों के माइंड में क्या पड़ा, दे हेटेड जारीना अलेक्जेंड्रा बिकॉज शी फॉलोड द पुअर एडवाइस ऑफ रास्पुतिन। जो एक जर्मन मॉन्क थे, वो जर्मन से बिलोंग करते थे, बट स्टिल जारीना अलेक्जेंड्रा शी फॉलोड, और इसीलिए रशिया के लोगों के मन में जर्मनी के जो जर्मन जो मॉन्क थे रास्पुतिन, उनके लिए जो है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। सो दैट्स व्हाई दे हेटेड द फैमिली ऑफ जार निकोलस, किंग एंड क्वीन, ठीक है। थर्ड रीजन आप इसमें बता सकते हो, जब बेटा कंट्री में वॉर कंडीशन होती है ना, उस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट की जो मेन कंसंट्रेशन होती है ना, वो होती है टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। यानी कि वॉर रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि जो वॉर में चाहिए। अब वॉर में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, सोल्जर्स के लिए शूज, उनके लिए टेंट्स, उनके लिए बैग्स, उनके लिए फूड, या जो भी सोल्जर्स को आर्म्स एंड एमिनिशन, वेपन्स, गन। तो गवर्नमेंट का सारा जो कंसंट्रेशन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वॉर रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्शन में हुआ। ऐसे में कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर नेग्लेक्ट हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है वो कंसंट्रेशन नहीं हुई। ऑलरेडी कंट्री में जो है वो फूड शॉर्टेज थी, लेकिन वॉर टाइम पीरियड में और ज्यादा जो है वो फूड शॉर्टेज थी, क्योंकि गवर्नमेंट की मेन कंसंट्रेशन होती है फूड को सोल्जर्स को प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वो आर्मी जो है, क्योंकि आर्मी में मेन जो है वो उनको ज्यादा चाहिए। एंड लोगों ने कभी सोचा नहीं था, किसी भी कंट्री ने नहीं सोचा था कि वॉर इतनी लंबी चलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज ने ग्रुपिज्म क्यों बनाया, क्योंकि वो लैंड एरियाज चाहते थे। वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट क्यों करती है, क्योंकि उनके अपने सेल्फिश मोटिव्स होते हैं। अगर ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया ने आपस में सपोर्ट किया तो इनकी इंपीरियलिस्टिक नेचर है, ये आपस में जो है वो एरियाज जो है वो चाहते थे। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की, ये एरियाज अपने एरियाज जो है उनको कैप्चर करना चाहते थे। एंड इनको ये लगा था कि वॉर 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि वॉर जो है वो इतना लंबा टाइम लेगी। एंड जार निकोलस सेकंड ने उस टाइम पीरियड में ड्यूमा से बिना कंसल्ट किए, यानी कि ड्यूमा यानी कि पार्लियामेंट से बिना कंसल्ट किए, कंट्री को यानी कि रशिया को वॉर स्टेट डिक्लेयर कर दी। स्टार्टिंग में तो लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, पैट्रियोटिज्म की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर एंड दे वांट दिस वॉर शुड बी क्लोज। इवन सोल्जर्स दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर, फार्मर्स दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर। अब वॉर बंद करना चाहते थे, बट जार निकोलस सेकंड ही टुक नो स्टेप, उसने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि लोगों को किसी भी तरह से जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। कंट्री के अंदर फूड शॉर्टेज इतनी ज्यादा हो गई और एसेंशियल आइटम्स के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई थे दैट पीपल वर नॉट यू कैन से गेटिंग एसेंशियल आइटम्स। पॉप अप नहीं हो पाया क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं थी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज नहीं थी तो लोगों के पास मनी नहीं थी, और जब मनी नहीं होगा, खाने को नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों ने फिर धीरे धीरे ब्रेड शॉप से अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे सेम फ्रांस में लोगों ने सब्सिस्टेंस क्राइसिस के टाइम पीरियड में मार्केट में अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद 1916 तक आते आते रशिया जो था वो एक, जिसे हम कहते हैं कि लग रहा था कि एक लूजर कंट्री, यानी कि वर्ल्ड में लग रहा था कि रशिया जो है वो 1916 तक शायद एक हार जाए।
लेकिन यूएसए के सपोर्ट के कारण अब ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया को 1917 में सपोर्ट किसने किया? यूएसए ने। स्टार्टिंग में यूएसए ने इसमें पार्ट नहीं लिया, लेकिन यूएसए के सपोर्ट के कारण ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया दे वन द वॉर। एंड यूएसए के फाइनेंशियल सपोर्ट के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों कंट्रीज जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनर कंट्रीज मानी गई। एंड रशियन आर्मी जो थी वो एक विनर कंट्री मानी गई। लेकिन इन बिटवीन कंट्री जीत जरूर गई, लेकिन उसके अंदर 1917 में कंट्री के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन प्लान हुआ और इस रेवोल्यूशन में कंट्री का रूलर जो है वो चेंज हुआ। ठीक है, ये बेटा मैं आपको कल हम कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हाउ द रूलर वाज चेंज एंड हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर